देखो दोस्तों, आपने कमेंट्स बहुत जल्दी पूरे कर दिए इसलिए ये रहा नया वीडियो यार। मैं सच में मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा सपोर्ट भी दिखाओ ना अपने घर में या दोस्तों के मोबाइल्स में जाकर बस सब्सक्राइब करा दो। सोचो, अगर सिर्फ 200 सब्सक्राइबर्स में से हर कोई एक-एक सब्सक्राइब भी बढ़ा दे, तो हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएँगे। और जब ये टारगेट पूरा होगा तो मैं ट्राई करूँगा कि हर दिन 3-3 वीडियोज़ लेकर आऊँ। तो चलो, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर अच्छा लगे। अब बढ़ते हैं आगे। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हुओ युहाओ और उसके साथी कैंप से निकल चुके थे। सिर्फ यान शाओजे पीछे रह गए थे। तो चलिए देखते हैं, आगे क्या होता है। इन फीनिक्स फ्लेम्स में न केवल जीवन की एक शुद्ध आभा, ऑरा ऑफ लाइफ थी, बल्कि वे अल्टीमेट फायर की तरह जल भी रही थी। जो भी इन फीनिक्स फ्लेम्स में फँस जाता, उसके लिए यह ऐसे था मानो वह किसी दलदल में घसीटा जा रहा हो। हालाँकि इविल सोल मास्टर्स बहुत शक्तिशाली थे और उनमें कुछ ट्रांसेंडेंट डुलु भी थे, लेकिन वे केवल रक्षात्मक स्थिति में फँस गए थे, क्योंकि वे उन लपटों फ्लेम्स द्वारा दबाए जा रहे थे। यान शाओज़ ने उन लपटों को पूरी कुशलता से नियंत्रित किया और इस बात की परवाह नहीं की कि उसकी सोल पावर कितनी तेज़ी से समाप्त हो रही थी। जो भी इविल सोल मास्टर उसकी ओर बढ़ने की कोशिश करता, वह तुरंत ही उसकी नियंत्रित लपटों से टकरा जाता। यंशे, तुम मौत को बुला रहे हो, जोंगलीवू ने ठंडी आवाज में कहा। अब वह परेशान नहीं था। उसका शरीर बैंगनी रोशनी से पर्पल लाइट से चमक उठा और उसने लपटों को अपने ऊपर प्रहार करने दिया। वह वहीं खड़ा रहा बिना हिले। यनशौजे का यह जबरदस्त आक्रमण बहुत बड़े क्षेत्र में फैला था। भले ही वह ट्रांसेंडेंट डोलुओ था, पर ऐसा हमला बनाए रखना उसकी सोल पावर को बहुत जल्दी समाप्त कर देता। वह इस तरह ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता था। एक बार जब वह रुक गया, तो उसका अंत निश्चित था। इतने सारे इविल सोल मास्टर्स मौजूद थे, क्या यह संभव था कि वे एक कमजोर अवस्था में पहुंचे ट्रांसेंडेंट डोलुओ को नहीं हरा सकते? मैस्करेड डोलुओ लपटों में गायब हो चुका था। जोंगलीवू ने इसे अपनी आंखों से देखा था। वह अत्यंत खिन्न हुआ। हर टाइटल डोलुओ होली गोस्ट चर्च के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति था। भले ही मैस्करेड डोलुओ की कल्टीवेशन अब आगे बढ़ने की संभावना न रखती हो। इसके अलावा उसे ये भी नहीं पता था कि उसके दल की कितनी हानि हुई है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ एल्डर्स का क्या हुआ? क्या वे भी मर गए? असंभव। पहले जो ऑरा महसूस हुई थी, वह केवल श्रेक एकेडमी के 3 ट्रांसेंडेंट डोलुओ की थी। तो फिर वे हमारे 4 टाइटल डोलुओ को कैसे मार सकते हैं? और वह भी इतनी जल्दी? अब जबकि जोंगली लपटों में गिरा हुआ था, वह पूरी तरह शांत हो चुका था। फिर भी वह ये समझ नहीं पा रहा था कि श्रेक एकेडमी ने अचानक हमला क्यों किया। इतना छोटा घात किसी वास्तविक नुकसान का कारण नहीं बन सकता। वे अंदर कैसे आए? उन्होंने हमला किया और अब जा रहे हैं? और अब रेडिएंट फीनिक्स डोलू यनशाओजे उनके पीछे हटने की रक्षा कर रहा है? यह तो अविश्वसनीय है। अगर उन्होंने मैस्करेड डोलो को खोकर रेडिएंट फीनिक्स डोलो को पाने की कोशिश की है, तो ये बिल्कुल भी लाभदायक नहीं। रेडिएंट फीनिक्स डोलू तो सी गॉड्स पेविलियन के मास्टर का उत्तराधिकारी है। अगर एल्डर मू की मृत्यु इतनी जल्दी न होती, तो एल्डर श्वान मास्टर नहीं बनता। वास्तव में यानशाओजे ही अगला मास्टर होता। कुछ देर सोचने के बाद जोंगलीवू को एक बात समझ में आई। जो भी हो, उसे हर हाल में यन शाओजे को मारना ही होगा। जैसे ही यन शाओजे मर जाएगा, इस युद्ध में उन्हें हुए नुकसान की भरपाई हो जाएगी। लपटें धीरे धीरे कमजोर होती गईं। जैसा कि जोंगलीवू ने अनुमान लगाया था, इतना शक्तिशाली हमला बनाए रखना ट्रांसेंडेंट डुलुओ के लिए भी संभव नहीं था। यन शाओजे! एक ठंडी और भयावह आवाज आसमान में गूंजी। यह आवाज इतनी प्रभावशाली थी कि लपटें भी कुछ पल के लिए पीछे हट गईं। लपटें पूरी तरह बुझने से पहले जोंगलीवू ने एक ठंडी सांस छोड़ी और उसकी पीठ बैंगनी रोशनी से चमक उठी। वह एक वृद्ध बैंगनी आभा वाले आकृति में परिवर्तित हो गया, जिसने यनशाओ की दिशा में उंगली तानी। जोंगलीवू की 8वीं सोल रिंग, 8th सोल रिंग चमक उठी। एक सुई जितनी पतली बैंगनी रोशनी की लकीर आसमान में दौड़ गई। जहां जहां से वह गुजरी, वहां तक लपटें भी भेद दी गईं। यनशाओजे हवा में कराह उठा। जोंगलिू एक झटके में आगे बढ़ा और अंततः लपटों से निकल गया। उसी क्षण वे लपटें भी बुझ गईं। यनशाओजे ने अपनी मानवीय आकृति फिर से प्राप्त की और जमीन पर उतरा, थोड़ा लड़खड़ाते हुए। उसके सीने पर एक बैंगनी आग की गेंद जल रही थी। वह स्वयं को संभालने की कोशिश कर रहा था। कॉन्सेक्रेटेड उसे चारों ओर से घेर चुके थे। 2 ऊपर आसमान में और 4 जमीन पर उसे पूरी तरह फंसा चुके थे। जोंगलीवू उसके ठीक सामने था।
ये ऐसा जाल था जिससे एक ट्रांसेंडेंट डोलुओ भी नहीं बच सकता था। यनशोजे, तुम सोचते हो कहाँ भागोगे? जोंगलीवू ने ठंडी आवाज में कहा। यनशोजे मुस्कुराया, मैं क्यों भागूं? जब मैंने यहाँ रुकने का निर्णय लिया तो मेरा जाने का कोई इरादा नहीं था। तुम ज्यादा सोच रहे हो। ओह! ज़ोंगली-वू कुछ क्षण के लिए चौंका। उसे उम्मीद नहीं थी कि यन शाओजे इतनी शांति से बोल रहा होगा, जबकि वह घिर चुका था और उसकी 8वीं सोल स्किल गॉडली डेथ नीडल से घायल था। गॉडली डेथ नीडल देखने में बाल जैसी पतली थी, पर इतनी शक्तिशाली कि पहाड़ को भी भेद सकती थी। ये विशेष रूप से सभी प्रकार की रक्षात्मक सोल स्किल्स को पार करने के लिए बनाई गई थी। अब तक ज्ञात सभी सोल स्किल्स में से कोई भी इसका सामना नहीं कर सकती थी। इससे बचने का एक ही तरीका था, इसे टाल देना। लेकिन गॉडली डेथ नीडल अपने लक्ष्य को लॉक कर लेती थी, इसलिए इससे बचना लगभग असंभव था। यन शाओजी के सीने पर जो बैंगनी ज्वाला थी, वह उसी गॉडली डेथ नीडल से आई थी। वह अपनी फीनिक्स फ्लेम्स की शक्ति से उस सुई का प्रतिरोध कर रहा था, पर जोंगली वू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर गॉडली डेथ नीडल को इतनी आसानी से रोका जा सकता, तो वह उसकी 8वीं सोल स्किल कहलाने योग्य ही नहीं होती। यह सुई जब किसी जीवित प्राणी के शरीर में प्रवेश करती, तो उसमें विदरिंग फ्लेम नाम की ज्वाला प्रज्वलित हो जाती। चाहे सोल पावर किसी भी तत्वीय प्रकार एलिमेंटल टाइप की हो, वह इस विदरिंग फ्लेम के सामने नष्ट हो जाती थी। यह ऐसा था जैसे कोई सोल मास्टर अपनी सोल पावर और स्पिरिचुअल सी को स्वयं जला रहा हो। विदरिंग फ्लेम उस जलने की प्रक्रिया को तेज कर देती थी और उसे बुझाना असंभव था। इस प्रक्रिया में कोई विस्फोटक शक्ति उत्पन्न नहीं होती थी, बल्कि सोल मास्टर धीरे धीरे कमजोर पड़ता जाता था। जोंगली वू ने अपने आसपास के होली गोस्ट चर्च के लोगों की ओर ठंडी निगाह से देखा और बोला, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम भाग्यशाली हो? उसका चेहरा बेहद कठोर था। होली गोस्ट चर्च के बहुत कम लोग अब खड़े रह पाए थे। थर्ड और फोर्थ एल्डर्स गंभीर रूप से घायल थे और मुश्किल से उठ पाए। नांगोंगवान तो जैसे उठ ही नहीं पा रहा था। और सबसे बुरी बात, ब्लू सिल्वर होली लेडी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अब जोंगली वू प्रतिशोध की भावना से भर चुका था। ये अंतिम घटना उसके क्रोध को और भड़का गई। ये जानना जरूरी था कि ब्लू सिल्वर होली लेडी और फीनिक्स होली लेडी वे उत्तराधिकारी थीं जिन्हें उसने स्वयं पाला था। फीनिक्स होली लेडी अब भी मुख्यालय में उपचार प्राप्त कर रही थी, क्योंकि उसके शरीर में मौजूद इवल फायर को नियंत्रित किया जा रहा था। दूसरी ओर ब्लू सिल्वर होली लेडी की स्थिति बहुत अच्छी चल रही थी। उसका मन लगभग पूरी तरह से शुद्ध किया जा चुका था और उसकी आत्म जागरूकता सेंस ऑफ सेल्फ लगभग मिट चुकी थी। उन्हें सक्सेसर्स इसलिए कहा जाता था क्योंकि वे भविष्य में होली गोस्ट चर्च की शासक नहीं बनेंगी, बल्कि उसकी सबसे शक्तिशाली योद्धा बनेंगी। जोंगली वू जानता था कि उसकी माँ और लोंग शाओ याओ अब बहुत वृद्ध हो चुके थे। कहना कठिन था कि वे और कितने समय तक जीवित रहेंगे। अगर वे दोनों चले गए, तो होली गोस्ट चर्च के पास कोई अल्टीमेट डोलू नहीं बचेगा और ऐसी स्थिति में हर शक्ति उनके खिलाफ एकजुट हो जाएगी। होली गोस्ट चर्च के पास एक गुप्त विधि थी जो किसी सोल मास्टर की क्षमताओं को अत्यधिक बढ़ा सकती थी, परंतु इसका एक दुष्परिणाम भी था। यह व्यक्ति के मन को पूरी तरह नष्ट कर देती थी और वह केवल एक हत्या करने वाली मशीन बन जाता था। इस विधि से अत्यंत प्रतिभाशाली सोल मास्टर को धीरे धीरे विकसित किया जा सकता था, यहाँ तक कि वह एक अल्टीमेट डुलू भी बन सकता था। लेकिन इसके लिए आत्मनियंत्रण, इंट्रोस्पेक्शन, शुद्ध शरीर और उपयुक्त मार्शल सोल आवश्यक थे। टांग्या और माशाओताओ ऐसे ही उपयुक्त उम्मीदवार थे। माशाओताओ अधिक प्रतिभाशाली थी। उसकी फीनिक्स फ्लेम्स जब इवल फायर के साथ मिलती, तो वे अल्टीमेट फायर में परिवर्तित हो जाती। यदि वह अल्टीमेट डोलू बनती, तो अल्टीमेट फायर डोलू बनती, यहाँ तक कि ये शुई और लोंग शाओयाओ से भी अधिक शक्तिशाली। परंतु मा शाओताओ इस गुप्त विधि के साथ पूरी तरह संगत नहीं थी, क्योंकि उसकी शक्तियाँ बहुत प्रबल थीं और उसकी ज्वाला अत्यधिक प्रचंड थी। उसका मन पूरी तरह भ्रष्ट नहीं किया जा सका। ठंगया, हालांकि मा शाओताओ जितनी प्रतिभाशाली नहीं थी, लेकिन वह इस विधि के लिए अधिक उपयुक्त थी। दवा लेने के बाद उसका मन पूरी तरह ईवल पॉइजन से ग्रसित हो गया था और उसकी कल्टिवेशन तेजी से बढ़ गई थी। शक्ति के स्तर पर वह मा शाओताओ के बराबर पहुंच गई थी। जब थंगया टाइटल डोलुओ बन जाती, तो वह गुप्त विधि पूरी हो जाती। इसके बाद केवल कुछ विशेष वस्तुओं की मदद से उसे नियंत्रित रखा जा सकता था। भविष्य में वह होली गोस्ट चर्च की सबसे बड़ी ट्रम्प कार्ड बन जाती। जब ये शिशुई और लोंग शाओयाओ चले जाते, तब थंगया सुनिश्चित करती कि चर्च 100 वर्षों तक शक्तिशाली बनी रहे।
इसलिए जोंगली वू ने स्कॉर्पियन टाइगर डुलू को उसकी रक्षा के लिए रखा था। लेकिन अब थंगया गायब थी। होली गोस्ट चर्च ने उस पर असीम संसाधन खर्च किए थे। तंगया का गायब होना मैस्करेड डोलुओ की मौत से भी अधिक आघातकारी था। अब जोंगली वू इतना क्रोधित था कि वह तुरंत श्रेक एकेडमी को पूरी तरह मिटा देना चाहता था। यान शाओजे, तुमने ब्लू सिल्वर होली लेडी को कहाँ ले गए? जोंगली वू ने ठंडे स्वर में पूछा। यंशे मुस्कुराया। कौन सी ब्लू सिल्वर होली लेडी? मुझे नहीं पता तुम किसकी बात कर रहे हो। जोंगलियू ने गुस्से से कहा, तुम यहाँ खड़े होकर अब भी अभिनय कर रहे हो? क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता? नहीं, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तुम्हें अपना पपेट बनाऊंगा, एक ट्रांसेंडेंट डुलुओ पपेट, जिसकी आत्मा कभी पुनर्जन्म नहीं ले पाएगी। उसकी धमकियों के बावजूद यन शाओजे शांत और स्थिर बना रहा। वह बोला, जोंगलीवू, तुम ज्यादा सोचते हो। जाकर अपने घायलों को बचाओ। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। अलविदा। ये कहते ही अंशाओजे अचानक सुनहरी ज्वालाओं में जल उठा। यहाँ तक कि उसके सीने की बैंगनी ज्वाला भी उन सुनहरी लपटों में समा गई। फिर वह धीरे धीरे उन आग की लपटों में लुप्त हो गया। सोने जैसी जलती हुई ज्वालाएं इतनी प्रचंड थीं कि होली गोस्ट चर्च के कॉन्सेक्रेटेड अनायास ही एक कदम पीछे हट गए, उन लपटों को छूने की हिम्मत तक नहीं कर पाए। ऐसा लग रहा था जैसे यंशौजे अपनी आत्मा और शरीर दोनों को जला रहा हो, इस संसार से अपने अस्तित्व को शुद्ध करने के लिए। जोंगलीवू ने जब उन लपटों को देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। क्या? क्या वह पागल हो गया है? वह खुद को मार रहा है? वह पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आया कि याओजे ने ऐसा निर्णय क्यों लिया। धीरे-धीरे लपटें बुझ गईं। यंशौजे गायब हो चुका था। उसके अस्तित्व का कोई भी निशान शेष नहीं रहा। जोंगली वू को खुश होना चाहिए था कि श्रेक एकेडमी के मार्शल सोल डिपार्टमेंट के डीन और सी गॉड्स पेविलियन के उत्तराधिकारी की मृत्यु हो गई थी। लेकिन उसे ये मौत बहुत आसान लगेगी, खासकर एक ट्रांसेंडेंट डोलुओ के लिए। अगर वह खुद होता, तो चाहे चारों ओर से घिरा भी होता, फिर भी वह अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करता। रुको, श्रेक एकेडमी के बाकी लोग कहाँ गए? जब मैं अभी-अभी तंबू से बाहर निकला था, तब मैंने श्रेक एकेडमी के कम से कम 7 या 8 लोगों को देखा था। लेकिन वे फीनिक्स की लपटों से संरक्षित थे और ब्लिज़र्ड में छिपे हुए थे। यान शाओजे तो उन्हें बचाने के लिए पूरी ताकत से लड़ रहा था, लेकिन वह तो उनके मार्शल सोल डिपार्टमेंट का डीन था। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। जल्दी करो, उन्हें ढूँढो, उन्हें भागने मत दो। इतना कहते ही जोंगली वू बिजली की तरह चमकता हुआ उन स्थानों की ओर उड़ गया जहां होली गोस्ट चर्च के लोग पहले इकट्ठे थे। वहां पहुंचकर उसका चेहरा कठोर हो गया। जमीन पर एक के बाद एक शव पड़े थे। इस छोटे से समय में होली गोस्ट चर्च के 10 से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। हालांकि उनमें से ज्यादातर सोल एम्पर्स थे, फिर भी वे चर्च के चुने हुए योद्धा थे जिन्हें मोर्चे पर भेजा गया था। एक ईवल सोल मास्टर को तैयार करना आसान नहीं था। अब 10 की एक साथ मौत ने जोंगली वू के दिल में दर्द भर दिया। ये सिर्फ 10 नहीं थे। मैस्करेड डुलू भी जलकर मर गया था और ब्लू सिल्वर होली लेडी लापता थी। कुल 12 लोग गए थे जिनमें 2 अत्यंत महत्वपूर्ण थे। जोंगली वू के रक्त में उबाल आ गया। वह लगभग खून उगलने ही वाला था। उसने गुस्से में चिल्लाया, "बैस्टर्ड!" इसी समय कमांड टेंट में भी हलचल मच गई। लिन हाई वहां पहुंचा। न जाने क्यों, जब उसने मरे हुए इविल सोल मास्टर्स को देखा तो उसके मन में थोड़ी खुशी हुई। कोई भी इविल सोल मास्टर्स को पसंद नहीं करता था, यहाँ तक कि उनके साथ वाले सैनिक भी नहीं। आम लोगों की नज़र में वे इंसान ही नहीं थे। फिर भी हर किसी को उनके सामने सावधानी बरतनी पड़ती थी। लिन हाई भी कोई अपवाद नहीं था। इंपीरियल ट्यूटर, मैंने आसमान में मौजूद सोल इंजीनियर लीजन्स के नेताओं को बुला लिया है। उन्होंने भी नहीं देखा कि वे रेडर्स कैसे भागे। मैंने पूरी बेस में उनकी खोज के आदेश दे दिए हैं। सभी सर्विलेंस सोल टूल्स चालू हैं। हेवनली सोल एम्पायर भी पीछे हट गया है। लगता है उन्होंने इस हमले की पहले से योजना बनाई थी। ये घात लाकर किया गया हमला था। आपकी तरफ नुकसान कितना हुआ है? जोंगली वू ने कुछ गहरी सांसें लीं और अपने क्रोध को दबाने की कोशिश की। नुकसान कितना हुआ है? बहुत भयंकर। लेकिन लिन हाई ने स्थिति को अच्छी तरह संभाला था, इसलिए वह चाहकर भी उस पर गुस्सा नहीं निकाल सकता था। ठीक है, मेरी मदद करो उन्हें ढूंढने में। चाहे जमीन में 1 मीटर तक खुदाई करनी पड़े, उन्हें ढूंढ निकालो। जोंगलीवू ने ठंडी आवाज में आदेश दिया। यस। लिन हाई ने सिर झुकाया और तुरंत चला गया। वह ज्यादा देर वहां रुकना नहीं चाहता था। जोंगली वू इस समय जैसे एक चलते फिरते ज्वालामुखी की तरह था। पूरा बेस सक्रिय हो गया। ने अपने लोगों को सचमुच जमीन 1 मीटर तक खोदने का आदेश दिया। आखिर श्रेक एकेडमी के लोग हवा में तो गायब नहीं हो सकते थे।
उन्हें किसी न किसी तरह भागना ही पड़ा होगा। आसमान में सोल इंजीनियर्स और सर्वेलेंस सोल टूल्स मौजूद थे। चाहे वे खुद को छिपा भी लें, फिर भी वे घेराबंदी से बाहर कैसे निकल सकते थे? बेस के कोर क्षेत्र के सभी तंबुओं को अस्थायी रूप से हटाया गया और जमीन खोदी गई, लेकिन 2 दिन बाद भी कुछ नहीं मिला। जोंगली वू तो गुस्से से पागल हो गया और लिनहाई भी हैरान था। क्या सच में वे हवा में गायब हो गए? अगर श्रेक एकेडमी के पास ऐसी रहस्यमय शक्ति है, तो वे निश्चित रूप से बहुत बड़ा खतरा साबित होंगे। जब सन मून एम्पायर इस पहेली को सुलझाने में लगा था, श्रेक एकेडमी के लोग डेमी प्लेन में सुरक्षित थे। बस तांगया की हालत चिंताजनक थी। वे डेमी प्लेन में लौट आए थे और उसे पूरी तरह सील कर दिया था। अब भले ही सन मून एम्पायर जमीन 10 मीटर तक खोद दे, वे उन्हें नहीं ढूंढ सकते थे। यानशे के गायब होने के बाद किसी दुश्मन को उनका कोई निशान नहीं मिला। ब्लिजर्ड और फीनिक्स फ्लेम्स के आवरण में किसी ने नहीं देखा कि वे कैसे गायब हुए। टैंगया की हालत बहुत खराब थी। वह बेबे की बाहों में आंखें बंद किए पड़ी थी। उसका चेहरा भयावह रूप से पीला था और वह अपने सिर को पकड़े कराह रही थी। स्पष्ट था कि उसे अत्यधिक दर्द हो रहा था। युहाओ, अब क्या करें? बेबे ने हो युहाओ की ओर सहायता की उम्मीद से देखा। हो युहाओ ने कहा, डेलिकेट सिल्क इमॉर्टल ने मुझे बताया था कि टीचर शाओया किसी प्रकार के इविल पॉइजन से प्रभावित हुई है। ये जहर उनके पूरे शरीर में फैल चुका है, उनके मार्शल सोल और स्पिरिचुअल सी तक में। डेलिकेट सिल्क इमॉर्टल ने मुझे एक स्पिरिचुअल पिल दी थी जो उसने स्वयं तैयार की थी। ये कुछ हद तक जहर निकालने में मदद कर सकती है, लेकिन समस्या यह है कि ये पॉइजन बहुत गहराई तक उसकी आत्मा और जीवन ऊर्जा से जुड़ चुका है। जैसे जैसे पॉइजन निकलेगा, उसकी लाइफ एनर्जी भी घटेगी। वह और कमज़ोर होती जाएगी। इसलिए हमें ब्लू सिल्वर एम्परर को ढूंढना होगा ताकि उसकी लाइफ एनर्जी और मार्शल सोल का संलयन हो सके। ब्लू सिल्वर एम्परर की शक्ति को अवशोषित करके वह अपने मार्शल सोल की जड़ को पुनः सक्रिय कर सकेगी, जिससे उसकी लाइफ एनर्जी फिर से प्रज्वलित हो जाएगी। तभी वह जीवित रह पाएगी। बेबे ने पूछा, तो अब क्या करें? अगर हम अभी इलाज न करें तो क्या होगा? वह होली गोस्ट चर्च में तो ठीक लग रही थी। हुआ युहाव ने सिर हिलाया। अब उसकी स्थिति वैसी नहीं रही। तुम्हें देखकर उसके अंदर की चेतना जागने लगी है, जिससे उसके शरीर में मौजूद पॉइजन प्रतिक्रिया दे रहा है। अगर वह और जहर लेती रहे, तो उसकी स्थिति थोड़ी देर के लिए स्थिर रह सकती है, लेकिन वह और अधिक विषाक्त होती जाएगी। और वैसे भी, हमारे पास अब कोई ईवल पॉइजन नहीं है। हमें डिटॉक्स शुरू करना ही होगा, वरना अगर पॉइजन उसके शरीर में अनियंत्रित हो गया, तो उसे कोई अमर भी नहीं बचा पाएगा। बेबे ने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। उसने पूछा, सच बताओ युहाओ, अगर हम डिटॉक्स शुरू करें, तो वह कितने समय तक जीवित रह पाएगी? हो युहाव ने उत्तर दिया, ये पूरी तरह डिटॉक्सिफिकेशन की गति पर निर्भर करेगा। मेरे अनुमान से वह आधा साल से 1 साल तक ही जीवित रह सकेगी। बेबे चुप हो गया। उसने तांगया के पीले चेहरे की ओर देखा, फिर दांत भींचते हुए बोला, ठीक है, शुरू करते हैं। आधे साल के भीतर मैं ब्लू सिल्वर एम्परर को ढूंढ निकालूंगा। अगर नहीं ढूंढ पाया, तो यही उसका अंत होगा। हो युहाव ने भीतर ही भीतर एक आह भरी। कोई और रास्ता नहीं था। वे उसे वापस होली गोस्ट चर्च नहीं भेज सकते थे। ठीक है, पहले मैं उसके शरीर की जांच करता हूँ। अब टैंग सेक्ट की पॉइजन स्क्रिप्चर में निपुण था और सभी प्रकार के घातक विषों की समझ में सर्वोत्तम था। होयुहाव ने वह पिल निकाली जो हल्की गुलाबी चमक दे रही थी और एक हल्की सुगंध फैला रही थी। इस सुगंध को सूंघते ही सबका मन ताजा हो गया। यहाँ तक कि ये गई को भी बहुत सुकून महसूस हुआ। जब वह गुलाबी आभा थांगिया के शरीर से टकराई, तो फिल और भी तेज चमकने लगी, लेकिन तुरंत ही उसकी रोशनी गहरी हो गई। थांगिया का शरीर कांप उठा और वह हल्के से सिहर गई। कुछ ही देर में उसकी त्वचा पर गहरे नीले रंग की लहरदार रेखाएं उभर आई, जो उसके डार्क ब्लू सिल्वर ग्रास जैसी थीं। हुओयुहाव ने एक सुई निकाली और थांगिया की उंगली में चुभोई। एक बूंद खून टपकी। वह बूंद फिल पर गिरी, जिसका रंग सामान्य खून से कुछ गहरा था। फिल जो पहले हल्की गुलाबी थी, वह खून की बूंद गिरते ही गहरे गुलाबी रंग में बदल गई। वह बूंद जैसे भाप बनकर उड़ गई और फिल से गहरा नी धुआं उठने लगा। हुओयुहाव ने दूसरे हाथ से फिल को ढका और अपनी आइस एम्प्रेस पिंसर सक्रिय की। अल्टीमेट आइस की ठंडी आभा के प्रभाव से वह नीला धुआं तुरंत जमकर बर्फ के क्रिस्टलों से चिपक गया। खून की बूंद शुद्ध हो गई, लेकिन उसका रंग हल्का गुलाबी रह गया, सामान्य रक्त जैसा नहीं। उसकी लाइफ एनर्जी तेजी से घट रही थी। हालांकि उसमें रक्त के गुण बने हुए थे, फिर भी वह सामान्य नहीं था। यह देखकर बेबे को भी समझ आ गया कि हो युहाओ पहले क्या कहना चाहता था।
ईवल पॉइज़न ने उसके शरीर को पूरी तरह ग्रस लिया था, सिर्फ रक्त नहीं। उसकी हड्डियाँ, मेरिडियंस, आत्मा और मार्शल सोल तक इस ज़हर से प्रभावित थे। ये पॉइज़न उसकी लाइफ़ एनर्जी से पूरी तरह जुड़ चुका था। उसे डिटॉक्स करना, उसकी जीवन शक्ति को ही मुक्त करने जैसा था। तो चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने विचार कमेंट करना, अगले वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।